आज अपना दूसरा दिन और पोइट्री के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। कल अपन ने नोबल नेचर के बारे में पढ़ा था और आज अपन पोइट्री का दूसरा पोइम लेते हैं। अपन पढ़ रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी। और इस लॉकडाउन अवधि के बीच में अपन अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने पहले ही पूरा पोइम है इसको राइट कर दिया है अच्छे ढंग से, मैं वन बाय वन, ये 3 स्टेंजा का पोइम है, अपने पोइम नंबर 2 चैप्टर नंबर 13 ए बॉयज सॉन्ग। जैसा कि पोइम को देखते ही पता चलता है कि ए बॉयज सॉन्ग क्या चीज़ है। एक लड़के द्वारा गाया जाने वाला गीत। जब अपन कवि के बारे में जाने, कवि परिचय करेंगे तो आपको अच्छी ढंग से पता हो जाएगा कि विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन का क्या स्टोरी रहा है। विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन एक जाने माने अंग्रेज कवि हैं, रिन्यूड इंग्लिश पोइट हैं। इन्होंने जितना अपना काव्य लिखा है, उन्होंने एनिमल और बर्ड्स के प्रति अपना प्रेम और स्नेह प्रकट किया है। आपकी इसी दी गई कविता में भी कवि ने उस शाश्वत सत्य को विषय वस्तु के रूप में दर्शाया है जिसमें कि स्वतंत्रता हर आदमी के लिए जरूरी है। आज संयोग से अपना पोएम भी ठीक उसी ढंग से आ गया जैसी स्थिति के अंदर अपन वर्तमान में अपना जीवन जी रहे हैं। जैसे इस लॉकडाउन की अवधि के अंदर एक आदमी अपनी सीमाओं के अंदर, घर की सीमाओं के अंदर ही रहना पड़ता है, तो वह अपने आप को कुछ ऐसा महसूस करता है। अपन को उन पक्षियों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनको अपन अपने खुद के आनंद के लिए पिंजरे में बंद कर देते हैं। भले ही अपन उसको खाने में अच्छी चीज़ें देते हों, उसका पूरा ख्याल रख रहे हों, एक ओर से अपन बर्ड लवर होने का बहाना कर रहे हों, लेकिन अपन ये चीज़ भूल जाते हैं कि अपन उस पक्षी के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति ने सभी इंसान को स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया है, उस अधिकार का अपन हनन कर लेते हैं। जब भी किसी की स्वतंत्रता चली जाती है क्या हाल होता है उसका। तो कवि विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन इस कविता के माध्यम से उन पक्षियों का दुख प्रकट करते हैं जिनको लोग अपने आनंद के लिए पिंजरों में बंद कर लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं। अपन शुरू करते हैं अपनी पोइम से। बॉय सॉन्ग से तो आप समझ गए होंगे, बच्चों द्वारा गाया जाने वाला गीत। इंग्लिश में जो भी गीत होता है, जो भी गाया जाने वाला गीत होता है, अंग्रेजी साहित्य में उस चीज़ को लिरिक के नाम से पहचानते हैं। ये एक लिरिक है। और गिब्सन के बारे में मैंने आपको बताया, इंग्लिश पोइट हैं, न केवल पोइट बल्कि एक जाने माने बर्ड लवर भी हैं, पक्षी प्रेमी भी हैं। इन्होंने शुरू में ही एक कारण को प्रकट करते हुए अपना पोइम शुरू किया है। इस पोइम की शुरुआत को जब भी अपन देखेंगे तो अपन को ये सेंटेंस तभी प्रकट होता है, ये शब्द तभी प्रकट होता है जब आप कोई भी बात का उत्तर देना चाह रहे हों। गिब्सन अपने आप ही उत्तर दे रहे हैं इस कविता में। शुरुआत भी ऐसे शब्द से कर रहे हैं जो इनकी अंतरात्मा के अंदर पैदा होने वाले एक प्रश्न का उत्तर है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। आप जानते हो कहीं पर भी काव्य में आई शब्द आता है तो वो आई शब्द उस कविता के रचयिता के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर आई जहाँ भी आएगा आप विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन के लिए मानेंगे। स्नेर आपका एक नेट होता है जिसमें जानवरों को फंसाने या पकड़ने के लिए इसको बिछाया जाता है।
यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, यही कारण है। आई का मतलब कवि, सेट बिछाना, नो यानी कोई नहीं, स्नेयर यानी जाल, यही कारण है कि मैं जाल नहीं फैलाता हूं, मैं जाल नहीं बिछाता हूं। कवि जाल क्यों नहीं बिछाते हैं, इसमें उन्होंने खुद उत्तर दिया है। जाल नहीं बिछाने का कारण क्या है? अपन क्यों पकड़ते हैं पक्षियों को? पक्षियों को पकड़ने के पीछे कारण है या तो शिकार के लिए पकड़ेंगे, या उनको पालने के लिए पकड़ेंगे, या फिर किसी इंडिविजुअल, किसी एक पक्षी पर अपना अधिकार दिखाने के लिए कि ये मेरा पक्षी है। कवि कहते हैं कि मैं एक ऐसा अधिकार नहीं दिखाना चाहता, किसी एक पक्षी से मैं ये प्रकट नहीं करना चाहता कि ये मेरा पक्षी है। क्या चाहते हैं कवि? बट आई लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं पक्षियों को जाल में नहीं फंसाता, बल्कि लीव का मतलब होता है छोड़ देना, देम उन्हीं पक्षियों को, फ्लाइंग यानी उड़ने के लिए, फ्री यानी स्वतंत्रता पूर्वक। कवि ने अपने सोच को यहां पर प्रकट किया है कि कहीं एक और लोगों को, पक्षियों को जाल में फंसाने से, उनको गुलाम बनाने से जहां पर आनंद मिलता है, वहीं पर कवि को उन्हीं पक्षियों को स्वतंत्र छोड़ने में, स्वतंत्रतापूर्वक उड़ने में आनंद मिलता है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, यही कारण है मैं जाल नहीं फैलाता हूं, जाल नहीं बिछाता हूं, बल्कि आई लीव एंड छोड़ देता हूं, दे यानी पक्षियों को, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री एंड स्वतंत्रता पूर्वक, मैं पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। क्यों कर रहा है कवि ऐसा? आया कवि ने यहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य दिखा रहा है कि पूरा ब्रह्मांड है, यही मेरा परिवार है। पूरे विश्व में, पूरी धरती पर उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं वो सब मेरे हैं, उन पर भी मेरा उतना ही अधिकार है जितना मैं किसी एक पक्षी पर दिखाना चाहता हूं। ऑल द बर्ड्स, इस दुनिया में उड़ने वाले सारे के सारे पक्षी, ऑल का मतलब होता है द बर्ड्स विच आर ऑन द अर्थ, जितने भी पक्षी हैं जो धरती पर हैं, उन सब के लिए कवि कह रहा है ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, यानी हवा में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले सारे के सारे पक्षी बिलोंग टू मी, कवि कहता है मुझसे ही संबंधित हैं, कवि से संबंधित हैं। अब कल की तरह ही अपन पैराफ्रेज के माध्यम से, मैं जब भी पैराफ्रेज करूंगा तो यहां पर लिखूंगा स्टेंजा नंबर 1, स्टेंजा नंबर 1। अब इस स्टेंजा को जब भी आप रिपीट करेंगे, जब भी आप लिखें, तो आप शुरुआती 2 शब्दों को लिख लें ताकि आपको याद रह जाए कौन से स्टेंजा का मैंने पैराफ्रेज किया है। बिकॉज से लेकर के मैं टू मी तक का जो स्टेंजा है उसका मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं। यानी पोइट्री को प्रोज के रूप में लिख दूंगा। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, इट मीन्स द पोइट डज नॉट set a snare to engage birds. The poet does not set a snare, कवि जाल नहीं बिछाता है। क्यों, किस लिए नहीं बिछाता है? टू इनकेज बर्ड्स, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने के लिए कवि जाल नहीं बिछाता है। बट द पोइट लीव्स birds to fly freely.
जाल नहीं बिछाता है बल्कि उससे विपरीत काम करता है। जो भी पक्षी जाल में फंसे हुए मिलते हैं, पिंजरों में बंद मिलते हैं, उन पक्षियों को कवि खरीदता है और लीव्स छोड़ देता है टू फ्लाई फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए। कवि के अंदर ये धारणा, ये विचार क्यों आए, कवि ऐसा क्यों कर रहा है? कवि ये कह रहा है, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, ऑल द बर्ड्स which fly in the sky belong to the poet। ये आपका पैराफ्रेज है। इस पैराफ्रेज के माध्यम से आप सीधा अर्थ निकाल सकते हो। कवि कोई जाल नहीं बिछाता है बल्कि पक्षियों को आसमान में उड़ने के लिए, स्वतंत्र पर उड़ने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट। हवा में उड़ने वाले सारे के सारे पक्षी, आसमान में उड़ने वाले सारे के सारे पक्षी कवि से ही संबंधित है। अब आपका पोइटिक जो पैसेज आता है, मैं कल चर्चा कर रहा था, आपके पोइट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के अलावा जो आपके पेपर का 17 और 18 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, वो 17 या 18 नंबर का क्वेश्चन आपका एक स्टेंजा दे दिया, मान लीजिए आपके ये स्टेंजा दे दिया। ऐसा स्टेंजा देने के बाद आपके 2 क्वेश्चन पूछते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको उत्तर देना पड़ता है। इसमें तो सीधी सी बात है, पहला ही आपके क्वेश्चन का आंसर से शुरू हो रहा है, व्हाई डज the poet not set a snare। कवि जाल क्यों नहीं बिछाता है? आपकी लास्ट की पंक्तियों में कवि ने इसका उत्तर दिया है, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। यानी सारे सारे पक्षी वो सब मेरे हैं, इसीलिए मैं जाल नहीं बिछाता हूं। आप भी इसका आंसर देते समय यूं लिखेंगे, ऑल द बर्ड्स ऑफ all the birds flying in the sky belong to the poet। that is why he does not set a snare। आपके 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये 18 सीरियल नंबर पर जो क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन पोइट्री से, यानी मान लीजिए ये स्टेंजा, इस स्टेंजा से दूसरा क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे, why do who leaves the birds free and why। इसके अंदर 2 क्वेश्चन का मेल दिया है। Who leaves the birds free, पक्षियों को स्वतंत्र कौन छोड़ देता है और वो क्यों छोड़ देता है? क्यों का उत्तर तो ऊपरी है, लगभग छोटी बातें लिखनी है। हु के स्थान पर अगर आपको कवि का नाम याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप इसका उत्तर देते समय यूं कर सकते हैं, द पोइट। आप कोष्टक में आप पूरा पूरा दोहरा दें, विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन।
अब आप लैंग्वेज हु को हटाकर सेम टू सेम लिख सकते हैं, लीव्स द बर्ड्स फ्री। अब आगे आप बिकॉज से उत्तर दे रख सकते हैं, वाई का उत्तर देना, बिकॉज all the birds belong to him। एकदम सिंपल सा स्टेंजा आपका, पहला स्टेंजा अपन पढ़ चुके हैं और इसका पोइटिक पैसेज भी अपन हल कर चुके हैं, पैराफ्रेज भी कर चुके हैं, यानी इस स्टेंजा से अपने जो भी बातें पूछी जाएंगी वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इस स्टेंजा में अपन ने पैराफ्रेज में लिखा है, कभी भी पक्षियों को फंसाने के लिए जाल नहीं बिछाता है, बल्कि पक्षियों को उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है। कवि की धारणा है कि आसमान में उड़ने वाले सारे के सारे पक्षी हैं वो कवि के ही हैं। अब अपन यहाँ पर कुछ पक्षियों के नाम दे रखे हैं जिनको लोग पालतू पक्षी के रूप में पिंजरों में बंद कर लेते हैं, पिंजरों में रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कई ऐसे पक्षी होते हैं जो अपने घर के हमारे मनोरंजन के लिए भले ही अपने घर की शोभा बढ़ाते हों, लेकिन क्या कभी अपन ने सोचा है कि वो पक्षी अपने स्वतंत्रता को खोने के बाद आपके द्वारा खिलाए जाने वाली अच्छी अच्छी चीज़ें वो पसंद करता है? कवि यही मैसेज देना चाहता है इस कविता के माध्यम से। फ्रीडम, यूनिवर्सल फ्रीडम, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे भले वो पक्षी हो, जानवर हो या इंसान हो। इंसान तो अपनी कुछ एक दिन की स्वतंत्रता जब हनन होता है तो क्रांति के लिए खड़ा हो जाता है। ये पक्षी क्रांति तो नहीं कर पाते, लेकिन समझदार लोग होते हैं जो इनके बारे में अपने काव्य के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम जरूर करते हैं। अब मैं स्टेंजा नंबर 2 ले रहा हूँ और स्टेंजा नंबर 2 में अपन अध्ययन करेंगे कौन कौन से जो पक्षी हैं कवि के लिए किस प्रकार आनंद देते हैं। पक्षी, पेड़ पौधे, प्रकृति ने हर एक चीज को इतने फुर्सत से बनाया है, इतने ढंग से बनाया है। अगर मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करे तो शायद उनसे सुंदर चीज, उनसे सुंदर कृति इस दुनिया में कुछ नहीं है। पक्षियों के लिए वर्णन कर रहा है कवि कि एक एक पक्षी है जिनको जब भी मैं देखता हूं मुझे अथाह आनंद मिलता है। फ्रॉम द ब्लू टिट शुरू कर रहा है, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। आप यहां पर एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिसको हिंदी में ए ब्लू टिट का मतलब एक काइंड ऑफ बर्ड होता है, छोटी चिड़िया होती है, जंगल में रहने वाली चिड़िया है, जिसको आप हिंदी में अगर बताना चाहें तो इसको हिंदी भाषी लोग राम गंगरा के नाम से जानते हैं। ऑन द स्लो, स्लो का मतलब होता है ब्रांच। ब्रांच को आप हिंदी में कहना चाहें तो टहनी, छोटी सी एक टहनी पर। फ्रॉम, अब कवि कह रहा है कौन कौन से पक्षी उसे आकर्षित कर लेते हैं। कवि के कहने का मतलब है छोटा सा छोटा पक्षी से लेकर के आसमान में उड़ने वाले बड़े से बड़े पक्षी तक कवि के ध्यान को आकर्षित करते हैं, कवि का मनोरंजन करते हैं, कवि को आनंद पहुंचाते हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट, फ्रॉम द ब्लू टिट, एक राम गंगरा क्या कर रही है, सिटिंग ऑन द स्लो, जो कि एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। ए ब्लू टिट, एक राम गंगरा, ऑन द स्लो, एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुए, फ्रॉम, उससे लेकर के, छोटे से पक्षी का नाम बता दिया। अब दूसरे बड़े पक्षी का नाम बता रहा है, टू द एगल, एक बाज, जिसे गरुड़ भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। अभी रामायण आपने देखा, उसमें ऐसे ऐसे पक्षी हैं जिन्होंने अपने भगवान की भी सहायता की है। यहाँ पर ईगल का नाम आ रहा है, ये एक गरुड़ पक्षी होता है जो काफ़ी भारी भरकम होता है। आसमान में जितने भी पक्षी उड़ते हैं शायद उनमें सबसे वजनी, सबसे मजबूत, सबसे बड़ा पक्षी है।
रामगंगरा एक सबसे छोटी चिड़िया है, बाज सबसे बड़ा पक्षी है, ऑन द हाइट आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता है। कवि के कहने का मतलब है आसमान एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई छोटी सी रामगंगरा से लेकर के आसमान में उड़ने वाले, आसमान में ऊंचाई पर उड़ने वाले एक बाज तक के सारे पक्षी हैं, वो कवि से संबंधित हैं। आगे एक ही क्रिया के माध्यम से इन दोनों को बांध रहा है, अनकेज्ड, खुले उड़ रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक उड़ रहे हैं, कोई पिंजरे में बंद नहीं है। जब पक्षी पिंजरे में बंद नहीं हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आसमान में उड़ रहे हैं, अपनी उड़ने की नई नई प्रकार की करवटिंग, डाइविंग, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं वो जो प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कवि का इनसे मनोरंजन के साथ साथ और क्या चीजें मिलती हैं? दे कम एंड गो, एक छोटी छोटी रामगंगरा और बाज, सारे पक्षी कवि के पास आते हैं, एंड गो, स्वतंत्र होने के कारण वापिस चले भी जाते हैं। क्यों आते हैं यहाँ पर कवि प्रकट कर रहा है, फॉर माई डिलाइट, वे सिर्फ मेरे मनोरंजन के लिए आते हैं, मुझे आनंद पहुंचाने के लिए आते हैं, मुझे प्लीजर देने के लिए आते हैं। एक बार पुनः देखिए आप इसका ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, एक टहनी पर बैठी हुई छोटी सी रामगंगरा से लेकर के द एगल ऑन द हाइट, आसमान की ऊंचाई में उड़ने वाले एक बाज तक के सारे पक्षी अनकेज्ड, स्वतंत्र हैं। दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, वे मेरे आनंद के लिए, मुझे आनंद देने के लिए वे मेरे पास आते हैं और चले जाते हैं। अब इसके पैराफ्रेज में आप लिखेंगे, ए ब्लू टिट विच इज सिटिंग on a branch, a blue tit which is sitting on a branch, and an eagle which is soaring high in the sky. They are free. So they come and go to the poet for his pleasure। बड़ा सिंपल लिखा है मैंने, आप जो पैराफ्रेज पढ़ेंगे पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले में मैंने लिखा है, ए ब्लू टिट विच इज सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक रामगंगरा पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है, एंड एन ईगल विच इज सोरिंग हाई इन द स्काई, एक बाज जो आसमान की ऊंचाई में उड़ रहा है। दे आर फ्री, अनकेज शब्द आया था, इसको मैंने दूसरे शब्दों में कन्वर्ट कर दिया। दे आर फ्री यानी ये दोनों ही पक्षी हैं एकदम से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होने का कवि कह रहा है कि मुझे क्या फायदा है इसमें, स्वतंत्र के लिए कवि कह रहा है, दे कम एंड गो टू द पॉइंट, वे दोनों ही पक्षी कवि के पास आते भी हैं और कवि के पास से जाते भी हैं। जो स्वतंत्र होगा वो आने जाने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए वो कवि के पास आते भी हैं और जाते भी हैं। फॉर हिज प्लीजर, उनके आने और जाने का कवि को क्या फायदा होता है, कवि को अथाह आनंद मिलता है, उनकी हर एक एक्टिविटी को देखकर कवि को आनंद मिलता है। अब इस स्टेंजा से आपको जो एग्जामिनेशन में आपके लिए 17 और 18 नंबर का जो पोइटिक पैसेज के लिए जो भी पूछा जाता है, वो चीजें मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं। यहां पर लिख रहा हूं मैं इसका स्थायी सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। नेम
the birds which are mentioned in the stanza. Name the birds which are mentioned in the stanza. समझ गए होंगे आप। इसमें ये पूछ रहा है उन पक्षियों के नाम बताओ जिनका विशेष रूप से इस स्टेंजा में वर्णन किया गया है। इस स्टेंजा में जिन जिन पक्षियों का नाम बताया गया है उन पक्षियों के नाम बताने हैं। तो आप आंसर में एकदम सिंपली लिख सकते हो। नंबर 1 ए ब्लू टिट, ए ब्लू टिट। नंबर 2 एन ईगल। इन 2 पक्षियों का नाम आपके इस स्टेंजा में वर्णित किया गया है। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है इस स्टेंजा से, और क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। Why do the birds come to the poet? Why do the birds come to the poet? वो पक्षी कवि के पास क्यों आते हैं? कवि उन्हें दाना दे रहा है या क्या कारण है, किस मकसद के लिए कवि के पास क्यों आ रहे हैं? कवि ने सबसे पहले ही बता दिया कि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, मैं पक्षियों को, बेजुबान इन पक्षियों को गुलामी की जंजीरों के पीछे नहीं बैठाता, मैं इनको उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता हूं, इसलिए वो भी मुझे भरपूर मनोरंजन देते हैं। आप वही बात लिखेंगे, द बर्ड्स come to the poet for his pleasure और डिलाइट। वे पक्षी कवि को सिर्फ और सिर्फ आनंद पहुंचाने के लिए आते हैं। कोई स्वार्थ नहीं है उनका कवि के पास आने का। वे उस चीज को दर्शाते हैं कि जो इन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है, हम उन्हें वो प्रकृति का संपूर्ण आनंद प्रदान करते हैं जो प्रकृति ने उनके अंदर पैदा किया है, जिन गुणों ने प्रकृति ने उन पक्षियों के अंदर पैदा किया है। बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। अगर अपन गिब्सन को ढंग से पढ़ें तो एक आदमी को बर्ड लवर बनने से नहीं रोक सकते ये शब्द। हम किसी की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते। कवि कह रहा है कि इनको स्वतंत्र करने के बाद देखने का जो आनंद है वो अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आसमान में उड़ने वाले एक एक पक्षी की गतिविधि उसे खुद की गतिविधि के साथ जोड़ देती हैं। कैसे जोड़ देती हैं? जैसे आप दिमाग लगाइए, अपने घर पर एक छोटा सा बच्चा है, वो जब धीरे धीरे चलने लगता है, आप उसके पास चल रहे हैं, उसने अभी अभी चलना ही सीखा है, अगर वो गिरने लगता है तो आप भी ठीक उसी प्रकार हाथ और पैर घुमाते हैं जैसे वो बच्चा गिरने की कोशिश करेगा, आप उसे संभालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उस बच्चे के साथ एसोसिएट हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। आप कोई सीरियल देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, उससे आप जब एसोसिएट हो जाएंगे, उसमें जो नायक या नायिका के साथ जो परेशानी आती है, वो अगर रो रहे हैं तो आप रोते हैं, वो अगर हंस रहे हैं तो आप हंसते हैं। ये आपके एसोसिएशन का परिणाम है। ठीक इसी थॉट को, इसी भावना को, इसी इमोशन को कवि ने आपके स्टेंजा नंबर 3 में पेश किया है। इसमें कवि क्या कह रहा है कि जब भी बाज आसमान में उड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी बाज के साथ उड़ रहा हूं। अगर कोई चिड़िया आकर के अपने मधुर गीत गाती है तो मुझे ऐसा लगता है इस चिड़िया के मधुर गीत मेरे हृदय के अंदर गूंज रहे हैं। ये वही बातें हैं जिनका उदाहरण मैंने पहले दिया है कि आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो उसकी हर एक एक्टिविटी आपके दिल के अंदर की एक्टिविटी बन जाती है।
इसलिए उनकी एक्टिविटी के साथ अगर अपन को जुड़ना है तो अपना पहला काम यह है कि उनको अपना मानना पड़ेगा, उनसे जुड़ना पड़ेगा। अब स्टेंजा नंबर 3, जिसका मैं पैराफ्रेज भी करूंगा और हिंदी ट्रांसलेशन भी करूंगा। आप अगर इनको लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं भी लिख सकते हैं तो आप पूरा समझने के बाद शायद इनको सोल्व भी कर दोगे। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। लास्ट स्टेंजा अपन पढ़ रहे हैं। 3 स्टेंजा का छोटा सा लिरिक है, छोटी सी कविता है, बहुत लैंग्वेज वेरी सिंपल है लेकिन लूसिड सारगर्भित है। कैसी सारगर्भित भाषा में लिखा है? एंड सो द सनवर्ड वे, एंड सो द सनवर्ड वे आई शोर ऑन द ईगल्स विंग। वही बात लिख रहा है, एंड सो द सनवर्ड, इसी प्रकार, एंड और इसी प्रकार, द सनवर्ड, सूर्य की ओर जाने वाले रास्ते से, आई, कवि कहता मैं खुद, शोर यानी उड़ान भरता हूं, ऑन द ईगल्स विंग्स, बाज के पंखों पर बैठ करके मैं भी उसके साथ उड़ता रहता हूं। अब इसका अगर आप भावार्थ लगाएंगे तो कवि ये कहेंगे, द पोइट इज सो एसोसिएटेड विद एन ईगल व्हेन ही सीज एन ईगल फ्लाइंग इन द स्काई, ही थिंक्स दैट ही हिमसेल्फ फ्लाइंग विद द ईगल। कहने का मतलब यह है, कवि बाज से इतना जुड़ चुका है, कवि बाज के क्रियाओं के साथ इतना भावनात्मक रूप से मिल चुका है कि जब भी वह एक बाज को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वह खुद बाज के पंखों पर बैठ करके आसमान की ऊंचाइयों का आनंद ले रहा है। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में, मेरे दिल में, ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लूटिट, रामगंगरा नाम की जो चिड़िया है, सिंग्स, गीत गाती रहती है। 2 पक्षियों का वर्णन पहले किया गया था, दोनों पक्षियों की एक्टिविटी बताई गई है। ऊपरी एक्टिविटी बताई गई थी कि एक बाज नाम के पक्षी की पहली एक्टिविटी ये होती है कि वो आसमान की ऊंचाइयों में सबसे ऊपर उड़ता है। तो कवि को ऐसा लगता है कि उसकी ऊंचाई में जब भी बाज उड़ रहा होता है तो कवि का ध्यान इतने आनंद में डूब जाता है कि वो ऐसे लगता है कि मैं इसके पंखों पर बैठकर उड़ रहा हूं। और जब भी रामगंगरा के गीत, उसकी सुंदर ध्वनि जब भी वो किसी टहनी पर बैठकर निकालती है तो कवि को ऐसा लगता है कि उसकी ये सुंदर ध्वनियाँ, उसकी सुंदर चहचहाट कवि के दिल में गूंजने लगती हैं। मैं इनका पैराफ्रेज करते हुए आपके सामने लिख रहा हूँ। पैराफ्रेज करने का मतलब ये होता है कि आपका जो पोइट्री है वो एकदम से प्रोज में चेंज हो जाएगा, जिससे साहित्यिक जो शब्द हैं इनकी जगह आप गद्य के साधारण शब्दों में आप लिख सकते हैं। सो द सनवर्ड वे आई शोर ऑन द ईगल्स विंग, द पोइट थिंक्स दैट he is soaring high in the sky to sit on eagle's wings। अब आप इसको क्लियर भी करेंगे, ऐसा होता नहीं है कि कोई कवि किसी के पंख पर बैठ जाए पक्षी के और आसमान में उड़ने लग जाए। आप कहेंगे इट मीन्स, इसका मतलब यह है, इट मीन्स दैट द पोइट इज सो एसोसिएटेड with an eagle, with the eagle, that he delights
its activities himself. कवि पक्षी की, इस बाज पक्षी की गतिविधियों से इतना जुड़ गया है कि उसकी गतिविधियां कवि की खुद की गतिविधियां नजर आती हैं। अब दूसरे आपके भाव में, दूसरी आपकी पंक्ति में आगे लिखा है, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स द वेन द ब्लू टिट चीप्स और सिंग्स ऑन द ट्विंग ऑफ ए ट्री द पोइट takes it as though the blue tit is singing in his heart. साधारण सी बात है डियर स्टूडेंट्स कि किसी के साथ घुलना मिलना वही एक फिल्म के सीन की तरह होता है। हीरो के रोने के साथ रोने लगते हैं, हंसने के साथ हंसने लगते हैं, वो एक्टिविटी होती है। बच्चे के साथ खेलते खेलते बच्चे हो जाते हैं क्योंकि अपन उसके साथ एसोसिएट हो गए हैं। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि जब भी एक बाज पक्षी है वो आसमान में उड़ रहा होता है तो कवि को ऐसा लग रहा है कि वो उसके पंखों पर बैठा है, और जब भी रामगंगरा नाम की चिड़िया किसी टहनी पर बैठ करके जब सुंदर गीत गाती है तो कवि को ऐसा लगता है कि रामगंगरा के गीत उसके हृदय में गूंज रहे हैं। अब इससे भी जो क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। और इस चैप्टर में बस ये 3 ही स्टेंजा है, बहुत सिंपल पोइम है। अब अगर पहला प्रश्न यूं लिख दें, हाउ इज द पोइट एसोसिएटेड with the birds. How is the poet associated with the birds? आपके 2018 के जो भी पेपर हुआ उसमें ये दोनों स्टेंजा हैं वो एक साथ दे करके पोइटिक पैसेज में पूछे हैं, वो अपन डिस्कशन बाद में करेंगे। हाउ इज द पोइट एसोसिएटेड विद द बर्ड्स, कवि पक्षियों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, आपको यही दोनों बातें बतानी हैं। वेन ही सीज या वॉचेज एन ईगल टू फ्लाई इन द स्काई, ही थिंक्स दैट ही इज सोरिंग हाई इन द स्काई टू सिट ऑन द ईगल्स विंग्स। अपन अगर इसको लिखना चाहें तो अपन लिखेंगे when he watches an eagle to fly, the poet thinks as though he is soaring in the sky to sit on eagle's wings. And hears songs of a blue tit from
हिज हार्ट। इस प्रकार से कवि पक्षियों से जुड़ा हुआ है कि रामगंगरा के गीत कवि के हृदय में सुनाई देते हैं और बाज नाम के पक्षी को उड़ते हुए देख करके कवि को ऐसा लगता है कि वह भी उसके पंखों पर बैठकर उड़ रहा हो। अब एक प्रश्न ये बनता है, सनवर्ड वे का मतलब क्या है? सनवर्ड वे का मतलब होता है ए वे टुवार्ड्स द सन। अब सूर्य की ओर जो रास्ता जाता है, यानी जब भी पूरा विस्तृत आसमान है, उस आसमान में सूर्य की ओर, यानी ऊंचाई, सूर्य की ओर जाने का मतलब सबसे ऊंचाई की ओर बढ़ना। कवि जब बाज पक्षी को सबसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए देखता है तो कवि को भी ऐसा लगता है कि वह भी सबसे ऊंचाई की ओर उसके पंखों पर बैठकर जा रहा है। द सनवर्ड वे मीन्स ए वे टुवार्ड्स द सन। इट मीन्स ए वे दैट शोरिंग हाई इन द स्काई। एक रास्ता जो आसमान में ठीक और ऊंचाई की ओर बढ़ रहा हो। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर, जिसको अपन ने ट्रांसलेशन के माध्यम से, पैराफ्रेज के माध्यम से और पोएटिक पैसेज के माध्यम से पूरा किया है। अब मैं बताऊं पीछे के जो ईयर्स आए हैं इनमें इस चैप्टर को कैसे कैसे पूछा गया है। आपके ईयर 2018 में आपके ये दोनों स्टेंजा आते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 के रूप में पूछा जाता है। 19 में इससे छोटा क्वेश्चन दिया गया है। 20 में फिर पोएटिक पैसेज दिया गया था इससे, उसमें 2 पक्षियों के नाम पूछे थे। 2 प्रश्नों के माध्यम से इसको पूछा है। 21 में इससे कुछ नहीं लिया। अब 21 में ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 20 में इसका पोएटिक पैसेज नहीं पूछा गया है और इसके बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपन कल अध्ययन करेंगे।